Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the second part of the 13th lecture of Object-Oriented Programming in C++. In previous lecture, we discussed about inheritance. Now, in this lecture, we are going to study about the constructor and destructors used in inheritance. कंस्ट्रक्टर इन डिस्ट्रक्टर्स इन डिराइव्ड क्लासेस, जैसे कि हमें पता है कि हम कंस्ट्रक्टर जो है पेरेंट क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, डिराइव्ड क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं और फिर डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होते हैं। इंस्टेंशिएटिंग अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट बिगिंस ए चेन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। आप कंसिडर करें कि आपने एक क्लास से दूसरी क्लास को डिराइव किया, फिर उससे तीसरी क्लास को डिराइव किया, फिर उससे चौथी क्लास को डिराइव कर दिया। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे चौथी क्लास का तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद तीसरी का कंस्ट्रक्टर, फिर दूसरी का, फिर पहले क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इस तरह एक चेन के फॉर्म में सारे कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इन्वोक्स बेस क्लास कंस्ट्रक्टर ईदर explicitly or via base class member initializer means or implicitly। डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर जो है वो तो या एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर कॉल करता है पेरेंट क्लास का, या इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली कॉल करता है। इम्प्लिसिटली मीन्स अगर कंस्ट्रक्टर को फॉर एग्जांपल कोई पैरामीटर वगैरह नहीं है रिक्वायर्ड तो हम उसको अपने कोड के अंदर कॉल नहीं करेंगे, कंपाइलर खुद से कॉल करेगा। लेकिन अगर उसको पैरामीटर वगैरह रिक्वायर्ड है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को तो हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको कॉल करेंगे एक्सप्लिसिटली। कंस्ट्रक्टर ऑफ द डिराइव्ड क्लास कॉल्ड फर्स्ट एंड फिनिशेस लास्ट। जो कंस्ट्रक्टर है डिराइव्ड क्लास का वो सबसे पहले कॉल होता है और सबसे लास्ट में एंड होता है। कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास ऑफ द हायरार्की इज कॉल्ड लास्ट इन द चेन बट इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर बॉडी टू फिनिश। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होता है डिराइव्ड क्लास का, फिर उसके पेरेंट का, फिर उसके पेरेंट का, फिर उसके पेरेंट का, अप टू द टॉप ऑफ द हायरार्की। इस तरह एक चेन के फॉर्म में कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। अभी डिराइव्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उसी टाइम पर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। जब सबसे टॉप वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद उसके चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर जो है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके चाइल्ड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है और सबसे आखिर में जो चाइल्ड होता है, सबसे लास्ट चाइल्ड जिसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है। तो इसका मतलब ये कि एग्जीक्यूशन सबसे पहले शुरू होती है डिराइव्ड क्लास सबसे नीचे जो है जिसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता है, लेकिन कंप्लीट होती है सबसे पहले टॉप ऑफ द हायरार्की पर जो क्लास होता है उसका। The original derived class constructor's bodies finishes executing last. This process cascades up the hierarchy if it contains more than two levels. Both the base and derived class constructor execute automatically. Okay. If the constructor have arguments, the syntax of the derived class constructor is different. तो जब हमारी पास आर्गुमेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्टर में तो हम इस तरह लिखते हैं डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स फिर कोलोन, ठीक है, और बेस क्लास कंस्ट्रक्टर और उसमें जो आर्गुमेंट्स है वो हम पास करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल पार्ट में आप लोगों ने देखा था। इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस सिंटैक्स विल बी एज सो डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, कोलोन लिखते हैं, पहला पेरेंट क्लास कामा, दूसरा पेरेंट क्लास कामा, तीसरा पेरेंट क्लास अगर है एंड सो ऑन। सो कामा सेपरेटेड आर्गुमेंट्स होंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें हम तमाम पैरामीटर पास करेंगे जो इसको रिक्वायर्ड है खुद और जो इनको इनके पेरेंट्स को रिक्वायर्ड है, सारे पैरामीटर्स हम पास करेंगे। Calling constructor of the base class from child class constructor in this manner is called base class initialization। तो इसको कहते हैं base class initialization। एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, पेरेंट क्लास है हमारे पास, ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है और ये फिर हमारे पास चाइल्ड क्लास है जो कि हमने पब्लिकली डिराइव किया है फ्रॉम पेरेंट क्लास। तो चाइल्ड का जब हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो कोलोन और पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे चाइल्ड क्लास का तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसकी एग्जीक्यूशन अभी ख़त्म नहीं होगी और उसी टाइम पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर इसकी एग्जीक्यूशन जब ख़त्म हो जाएगी वापस कॉल आएगा और इसकी एग्जीक्यूशन फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है लेकिन सबसे पहले फिनिश हो रहा है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यूज़र कैन आल्सो प्रोवाइड बेस क्लास इनिशियलाइजर एंड मेंबर इनिशियलाइजर साइमल्टेनियसली।
ठीक है। क्या मतलब, हमें पता है कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर मेंबर फंक्शंस को दो तरीक़ों से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है जिस तरह ये होता है, एक हमारे पास मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट के थ्रू हम इसको यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट यूज़ करना है तो चाइल्ड क्लास में आप इस तरह मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखते हैं विद आर्गुमेंट्स, फिर कोलोन, फिर मेंबर। ठीक है, इनके जो मेंबर है वो आपने इनिशियलाइज करने होंगे, और फिर कामा पेरेंट, और पेरेंट में आपने मेंबर पास करने होंगे। पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो आप यहाँ पर इस तरह मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते। So derived class cannot initialize the data members of the base class using member initialization list. It must initialize these member using base class constructor. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह कॉल करेंगे, यहाँ आर्गुमेंट पास करेंगे। यहाँ अगर आप चाहे ऊपर अपने क्लास के अंदर मीन्स पेरेंट क्लास के अंदर, तो फिर आप इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक, okay, now this was construct all about constructor. Now destructors are called in reverse order of the constructor. ठीक है, डिस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर के रिवर्स ऑर्डर में कॉल होते हैं। When a derived class object is destroyed, the program calls that object's destructor. Destructor of the derived class called first. Destructor of the next base class of the hierarchy is called next. This process repeats until the destructor of the final base class at top of the hierarchy is called. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 क्लासेस हैं, पेरेंट 1, पेरेंट 2, पेरेंट 3 एंड चाइल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड का डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद पेरेंट 3 का, फिर पेरेंट 2 का, फिर टॉप पेरेंट जो है उसका। ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट इज़ रिमूव फ्रॉम द मेमोरी। कंप्लीट ऑब्जेक्ट तब मेमोरी से रिमूव होगा। ठीक है, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर एंड ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय डिराइव्ड क्लासेस। सो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स एंड ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये डिराइव्ड क्लासेस में इनहेरिट नहीं होते। ठीक है, लेकिन डिराइव्ड क्लास जो है वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। Derived class constructor, destructor and overloaded assignment operators however can call base class version. सिर्फ कॉल कर सकता है, बाकी वो derived नहीं होते। Now it's another concept overriding member function of the base class. एक overloading है जो कि हमने डिटेल से डिस्कस किया है। If you have any doubt or if you have any confusion in overloading, so you can check and revisit the previous lectures. Overriding, now it's overriding a member function of the base class. Derived class can override the member function of its base class. Overriding का मतलब ये है कि आप बेस क्लास के फंक्शन को बिल्कुल उसी तरह चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन करते हैं जिस तरह बेस क्लास में है, लेकिन उसकी सिर्फ बॉडी या डिफिनीशन चेंज होगा, बाकी फंक्शन सिग्नेचर रिटर्न टाइप जो है वो सेम होगा। To override a function, the derived class simply provides a function with the same signature and return type as that of the base class. तो किसी फंक्शन को जब आपने ओवरराइड करना हो तो आप डिराइव्ड क्लास में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास के उस फंक्शन को दोबारा लिखेंगे विद अ डिफरेंट बॉडी, बाकी सिग्नेचर और रिटर्न टाइप सेम होगा। इन सिंपल वर्ड्स, रीडिफाइनिंग अ फंक्शन ऑफ द बेस क्लास इन डिराइव्ड क्लास with the same signature and return type but with a different definition is called function overriding. ठीक है, तो ये इसका सिंपल डिफिनीशन है कि किसी भी पेरेंट क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास में दोबारा डिफाइन करना with the same signature and return type, this is called function overriding. Overriding is different from overloading. Overloading is redefining a function in the same class with different signature, while overriding is redefining the base class in child class with the same signature. ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में मेन डिफरेंस है कि ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर सेम नेम से 2 या मोर देन 2 फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं विद डिफरेंट सिग्नेचर। और ओवरराइडिंग क्या है कि हम सेम फंक्शन को किसी और क्लास में मींस चाइल्ड क्लास में डिफाइन करते हैं, ना कि सेम क्लास में, और उसका सिग्नेचर और रिटर्न टाइप भी सेम होता है, जबकि ओवरलोडिंग में वो डिफरेंट होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फंक्शन ओवरराइडिंग। ये हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एनिमल इज़ अ पेरेंट क्लास। ठीक है, इसके हमारे पास 2 डेटा मेंबर्स हैं, डेटा 1 डेटा 2, और 2 फंक्शंस हैं मूव और ईट। ठीक है, सो ये मूव और ईट हमारे पास यहाँ पर
डिराइव हो जाएंगे, ठीक है, चाइल्ड क्लास में। लेकिन देखिए मूव बिल्कुल सेम फंक्शन यहाँ भी है, सेम फंक्शन यहाँ भी है, hence this function is called overriding function or overriding method or function overriding. So thank you so much for watching. If you have any question, ask in the comment. Allah Hafiz.